कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो बहुत सारा पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ करते हैं। कम पढ़ो बेटा, सॉलिड पढ़ो, कंक्रीट पढ़ो, काम की चीजें पढ़ो। 5 टिप्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उस चीज से बच सकते हैं कि मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी की थी बट मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। नॉलेज बढ़ाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है? नॉलेज बढ़ाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है हमारी, अभी के लिए सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस करेंगे और वो बात ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये 1 2 या 10 5 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये हजारों लाखों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। वो टाइम भी खूब देते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करते हैं, बट अल्टीमेटली जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता है। तो अब इसके रीजंस क्या है ये हम जानने की इस वीडियो में हल्का सा कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा, कुल मिला के 5 टिप्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उस चीज से बच सकते हैं कि मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी की थी बट मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ और मैं फिर से जीरो पे आ गया। राइट? जो मैं आपको बताने वाला था वो ये कि ये जो वीडियो है ये केवल यूपीएससी या पीसीएस वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहने वाला है। राइट? तो बात करते हैं ये 5 जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो 5 टिप्स हैं। पहली बात जो ये है, कोई भी एग्जाम हो, मैंने कहा आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। राइट? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई एग्जाम निकला, उसका फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन शुरू कर दी, किसी के पास गए, उसने 4 किताबें बताई, बाजार से ले आए और पढ़ाई शुरू कर दी। भैया ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कोई आइडिया नहीं है। बस खुश हो रहा है कि मेरे पास बुक्स भी आ गई और मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। कोई भी एग्जाम सही, सबसे पहली चीज उसके सिलेबस को हमेशा अपनी टेबल पे रखिए और सिलेबस को रटो मत यार। सिलेबस को टेबल पे रखो, दिन में 2 4 5 बार उठते बैठते नजर डालते रहो, बस आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4 5 दिन में वो सिलेबस आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। राइट? तो रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिलेबस को एक दिन सुबह बैठ गए और शाम तक की सिलेबस पूरा रटेंगे, भाई उसकी जरूरत नहीं है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे रखिए, जब भी बैठे दिन में एक बार देख लिया, दोपहर में एक बार देख लिया, शाम को एक बार देख लिया, अपने आप वो आपके दिमाग में छप जाएगा। जब सिलेबस आपको पता चल गया, अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, उस सिलेबस से रिलेटेड या उस एग्जाम से रिलेटेड जो PYQs हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। उनको आप बढ़िया से कोई किताब लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए PDF फॉर्म में, कुछ भी करिए, पर PYQs को 1 2 बार अच्छे से देख जरूर लीजिए कि भाई इस एग्जाम में इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से इस तरीके के क्वेश्चंस आया करते हैं। राइट? ये 2 चीजें आप सबसे पहले करिए। राइट? ये 2 चीजें करने के बाद होगा क्या कि एक तो आप जब भी कुछ पढ़ेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे या कहीं न्यूज में सुनेंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि भाई ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड चीज है और मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप उसको नोट करेंगे या कुछ भी करेंगे, बट आपको पता चल जाएगा। राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि जब आप अच्छे से सिलेबस को स्टडी कर लेते हो, PYQs को अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो आपको ना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर एरियाज पता चल जाते हैं कि भाई इतने सब्जेक्ट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं और इसमें से जो कोर सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वो आप निकाल सकते हो। उसमें भी और अंदर जाके आप चाहोगे तो वो टॉपिक्स भी आप निकाल सकते हो जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कर ही लेनी चाहिए। और ये खुद से करने की चीजें होती हैं, कोई कोचिंग वाला कुछ नहीं बताएगा आपको। ठीक है, खुद बैठो, सिलेबस रखो, PYQs रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQs देखो,
और फिर एक लिस्ट तैयार करो। मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ, कैसी लिस्ट? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, सेकंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और थर्ड में लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये लिस्ट आपको हर सब्जेक्ट में तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कुछ टॉपिक, सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो भैया सिलेबस तो इतना लंबा है, 3-4 पेज का सिलेबस है। अब सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है वहां हर टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, वो आप प्रिपेयर कर भी नहीं सकते हो। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें अपने पूरे सिलेबस को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेना होगा, जिसमें हम 3 लिस्ट बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने के बहुत हद तक चांसेस होते हैं, वो ऐसे टॉपिक आप फर्स्ट लिस्ट में रख दीजिए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां से 50-50% चांसेस होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे नहीं, पर 1-2 साल में तो वहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो दूसरी लिस्ट में आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डालिए, ठीक है। थर्ड लिस्ट बचती है हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो सिलेबस में दिए हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिलेवेंट वो नहीं होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ऐसे टॉपिक की एक अलग लिस्ट बनानी है। उसमें करना क्या है, इफ यू हैव इनफ टाइम, अगर आपके पास टाइम है ठीक ठाक, तो आप उनको प्रिपेयर करिए। अदरवाइज उन टॉपिक्स को लेके आप एक रिस्क ले सकते हो कि यार इसके लिए टाइम नहीं है, उसको छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। हालांकि स्किप करना तो नहीं चाहिए, 1-2 रीडिंग तो आप भी उसकी ले ही ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट देखिए, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका सिलेबस कितना छोटा हो जाएगा। अब ये जो आप करेंगे कैटेगराइजेशन, इसका बेस क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, PYQs, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टडी कर लोगे तो खुद से पता चल जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना आप काम करके देखो एंड यू विल फील गुड। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको लगेगा कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, फिर इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ बहुत सारा पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ करते हैं। कम पढ़ो बेटा, सॉलिड पढ़ो, कंक्रीट पढ़ो, काम की चीजें पढ़ो। नॉलेज बढ़ाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। नॉलेज बढ़ाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है हमारी, अभी के लिए सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ो। और उस एग्जाम को निकालने के लिए जितना कम से कम पढ़ के काम चल जाए ना, उससे काम चलाओ। ये नहीं कि 10 किताबें पढ़ रहे हैं और लगे जा रहे हैं, बिल्कुल नॉलेज बढ़ गई बढ़िया सी बहुत सारी और बहुत खुश हो रहा है, पता चला एग्जाम ही नहीं निकला। तो भैया ऐसी पढ़ाई किस काम की। तो मेरे वर्ड्स को माइंड करिए आप लोग, केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, राइट। तो पहला टिप मैंने आपको ये दिया, इसको आप फॉलो करके देखिए, आपको रियली बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड जो टिप है, वो अब बात आती है कि सिलेबस पता चल गया, PYQs पता चल गए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कैटेगराइजेशन कर लिया, तो अब पढ़े कहाँ से। बात आती है रिसोर्सेज की, ठीक है, कि आपके सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए स्टडी करने के, ठीक। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि आप अपने किसी सीनियर के पास गए, आपने यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वीडियो देखा और वहां से आपने ये पता किया कि भैया मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी है, मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी है। तो आपने एकदम से स्टार्टिंग से, जबकि आप फ्रेशर हैं, आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक ले ली, उसको आपने पढ़ना शुरू किया। 1-2 दिन हो सकता है आपको अच्छा लगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये कहाँ चक्कर में पड़ गया, ये बुक तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो क्या होना चाहिए, जितने भी आपने देखे होंगे टॉपर्स इंटरव्यू देखे होंगे या पढ़े होंगे, वो लोग क्या कहते हैं कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें तो फॉलो एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। यही आपको भी करना है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 6 to 12 की एनसीईआरटीज कलेक्ट करिए और उनको थॉरोली आराम से टारगेटेड होके डेज फिक्स करिए कि इतने दिन में ये वाली एनसीईआरटी खत्म करनी है, इतने दिन में ये करना, और कम से कम 2-2, 3-3 रीडिंग आप एनसीईआरटी की ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। और जब एक बार बेस स्ट्रांग बन जाएगा, फिर आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं, फिर आप उनको बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर सकते हैं। पर इनिशियली अगर आपने ये बुक्स ले ली ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी के लिए जो सेकंड टिप का मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये कि स्टार्ट विद क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी फॉर बेस क्लैरिटी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका बेस बहुत आपका मजबूत बन जाएगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको इक्वली काम देगा, राइट। दूसरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 70% ऑफ प्रीलिम्स मेंस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम बेसिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे, बेसिक से ही मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी को गलती से भी स्किप
ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ें। आजकल बहुत सारी एनसीईआरटीज मार्केट में आ रही हैं जो प्रिसाइज फॉर्म में, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप ओरिजिनल एनसीईआरटी लीजिए, डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, उसको आप पढ़िए बढ़िया से। दूसरा, नोट्स वोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाने बैठ जाएं, बट हाँ एटलीस्ट दो दो तीन तीन रीडिंग आप तो ज़रूर ले लें इसकी। इतना आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि मेरे साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं, राइट। तो सेकंड टिप ये था। बात करते हैं थर्ड टिप की। अब करना क्या होगा, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिए, सोर्सेज भी कलेक्ट कर लिए। अब आगे का जो स्टेप है, ब्रेक योर प्लान इनटू डेली डूएबल टारगेट्स। अब आपको शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स बनाने हैं आपके, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, कल शुरू करेंगे, अभी तो इतने दिन है, कल शुरू करेंगे, और वो कल फिर कभी आता नहीं है। शॉर्ट टारगेट्स बनाइए, 3 दिन का बनाइए, 5 दिन का बनाइए, 1 वीक का बनाइए। उस टारगेट को अचीव करिए, तुरंत दूसरा टारगेट तैयार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डूएबल टारगेट्स। ऐसा टारगेट मत अपने लिए फिक्स करिए जो आप कर ही ना पाए। तो शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स बनाइए, अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉलो 60-20-20 रूल, ये बड़ी अच्छी बात है। 60% टाइम आप स्टडी को दें, फिर 20% उसका प्रैक्टिस करें और 20% आप रिवीजन को दें। इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी होता रहेगा। और अक्सर जो स्टूडेंट को ये रहता है कि सर जब एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें दूसरे की याद आती है, फिर सिर भारी होना शुरू होता है कि अभी तो वो भी सिलेबस बचा हुआ, अभी तो वो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे बचने का यही एक तरीका है कि बहुत आराम से छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते चलिए, राइट। एक चीज और ध्यान देंगे, मेंटेन अ फिक्स टाइम टेबल फॉर 6 to 8 months। भैया कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन तो बहुत जोश में पढ़ लिया और 3 दिन बाद फिर जब चौथा दिन आया तो आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। आज सुबह से किताब नहीं खोली, घूमने निकल गए, दिन भर सोने में निकाल दिया। डोंट डू दैट, ठीक है। पुश योर सेल्फ, पुश करो डियर अपने आप को। जब थोड़ा सा धक्का दोगे ना खुद को तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। और धक्का देने कोई दूसरा नहीं आएगा। मोटिवेट खुद से रहो जब तक आप इस प्रिपरेशन में हो। दूसरों के मुंह की तरफ मत देखो कि कोई मुझे आए, कोई मुझे मोटिवेट कर दे। इंटरनली मोटिवेटेड रहो यार। मतलब पढ़ाई को ना बोझ मत मानो, है ना। काम की तरह मत देखो कि मुझे आज इतना करना है। जब हम पढ़ाई को काम समझ लेते हैं ना तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। 2-3 घंटे की सिटिंग ली, टेक अ ब्रेक, ठीक है। आराम से अपने मनपसंद काम कर लो। म्यूजिक सुनने का शौक है, 10 मिनट आराम से कान में ईयरफोन लगाए म्यूजिक सुनो। कहीं गए, न्यूज देख लिया 10 मिनट, वॉक कर ली। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो ताकि आप बोर ना हो जाए, राइट। और मैंने कहा क्या, इंटरनली मोटिवेटेड रहो, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है हमें, हम खुद से कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कंसिस्टेंसी प्लस फुल डेडिकेशन। दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस एक ही आंखों में सपना होना चाहिए, आई हैव टू डू, मुझे करना ही है, ठीक है। 6 से 8 महीना करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी भाई साहब, ठीक है कि नहीं। एक सुबह ऐसी होगी जब तुम और तुम्हारे हालात दोनों बदल जाएंगे। बस अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करो। और उसके लिए जो मैंने कहा ना, पुश योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ। नींद आ रही है, भाड़ में जाए नींद, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेंगे, ठीक है। उम्र भर नहीं पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना। 1-2 साल मेहनत कर लो, फिर जिंदगी भर आराम से रहना, राइट। चौथा जो टिप्स है वो हम देखेंगे, डेली 25 to 50 MCQs फॉर प्रीलिम्स। हम क्या करते हैं ना, सिलेबस को निपटाने में लगे रहते हैं, ना कभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ और करते हैं। बस ये रहता है कि सिलेबस निपटा लें, सिलेबस निपटा लें। डोंट डू दैट, ठीक है। आप जब भी कोई टॉपिक फिनिश कर रहे हैं आराम से उसको रिवाइज करिए, फिर उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यूज लगाइए और ये देखने की कोशिश करिए कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। फिर उस पर काम करना शुरू करिए। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक को आप यूज करना सीख जाएंगे, वो कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ को हम रट नहीं सकते, हर चीज़ को हम याद नहीं कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, खाली प्रीलिम्स पढ़ के कुछ होता नहीं है। तो प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा मेंस पे भी ध्यान देना। उसके लिए क्या करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जरा थोड़ा सा ध्यान ये लगा लो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से मेंस में मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने वर्ड्स में पूछ सकता है। ये पता करने की कोशिश करो। जब ये पता चल जाए तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने की कोशिश भी करो।
मतलब जैसे लिखा भी है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3-4 आंसर भी अगर आप इनिशियली लिखना शुरू करेंगे ना, आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। लिखने से बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है, सालों साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, एक क्वेश्चन कभी लिखने को दे दो नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा मत बनिए, ठीक है। जब आंसर राइटिंग की बात आती है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं, जब आप बहुत इनिशियल फेज में होते हैं तो आप बुक्स का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली बता रहा हूँ कि आपने कोई क्वेश्चन लिया, आपने लिखने की कोशिश की, और अगर वो आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो टेक हेल्प, है ना, बुक्स उठाओ, नोट्स उठाओ, देख लो, एक बार देख लिया, बंद कर दिया, फिर लिखने की कोशिश की, है ना। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर इसको थोड़ा 1-2 महीने भी कर लेंगे ना, तो फिर खुद से आप लिखना सीख जाएंगे। हम सोचे कि हम इनिशियली एक चीज पढ़ ली और बहुत अच्छा आंसर लिखें, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता है। तो शुरू में आप बुक्स की, अपने नोट्स की हेल्प ले लो, देख देख के लिख लो, एक बार देख के लिखो, नेक्स्ट टाइम बिना देखे लिखो लिखो उसको। तो ऐसे करते करते आपको आंसर आंसर राइटिंग करना आप सीख जाएंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टिप जो 4 है वो ये था मेरी तरफ से, इसको आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। लास्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या होना चाहिए, रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स। अब होता है क्या, आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीजें लगता है कि छूट गई हैं, याद नहीं हो रही हैं। तो क्यों लगता है ऐसा, वो इसलिए लगता है कि जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो पीछे का जो चीजें हमने पढ़ी हो उनका हम रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, और फिर वो हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना रिवीजन का एक फुल प्रूफ प्लान बना लेना चाहिए, ठीक है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आप हर 10 से 15 दिन में एक दिन रिवीजन डे रखिए, जिस दिन आपको कुछ भी फ्रेश नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कुछ आपने लास्ट वीक में पढ़ा है, लास्ट 10 डेज में पढ़ा है, उसका आज मुझे रिवीजन करना है। सुबह आराम से बैठ जाइए, नहा धो के, ब्रेकफास्ट करके, रात को सोने से पहले, जिस दिन रिवीजन डे है उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ, चीजें तय कर लीजिए, सुबह इतने बजे ये रिवाइज करना है, इतने से इतने बजे तक ये रिवाइज करना, फुल डे रिवीजन को दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जाएं और पीछे की चीजें हम भूलते चले जाएं, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं, उससे फिर धीरे धीरे और फ्रस्ट्रेशन की तरफ आप चले जाएंगे। तो रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। 3 से 4 बार जब आप किसी का भी रिवीजन कर लेंगे ना, वो चीज आपकी फिर अपनी हो जाती है, आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। फॉलो वन रिलायबल सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। कुछ लोगों को मैंने देखा 1.5-2 घंटे न्यूज़पेपर में ही लगे रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे। किसी ने कह दिया द हिंदू पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, पढ़ना आ नहीं रहा है, तो भैया उसको छोड़ दो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है, हर न्यूज़पेपर में काम की चीजें होती हैं, हमें बस अपने काम की चीजें तो लेनी है, फालतू की चीजों से हमें मतलब ही नहीं है। तो 30 to 40 मिनट्स आर इनफ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर को देना चाहिए। 30 से 40 मिनट आप डेली दीजिए, ठीक है। और डेली देना है उसको, एक हैबिट में आ जाना चाहिए कि आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी भी दो, सुबह दो, शाम दो, कभी भी, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट 1 मंथ रिवीजन। तो उससे पहले जरा करंट अफेयर्स की बात अधूरी रह गई, एक तो वो हो गया। दूसरा, कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं या ऑनलाइन कोई एक अच्छा सोर्स ढूंढ सकते हैं। 10 सोर्स नहीं देखने, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कोई एक सोर्स देखिए और उसमें अपनी तरफ से थोड़ा सा इन्हांसमेंट करते रहिए। मुझे तो लगता है कि अगर आप एक आदत डालें ना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की, तो वो आपको ना बहुत हेल्प करता है। इवन मेंस के एग्जाम में भी, जब जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, आपका करंट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप हर आंसर को करंट के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो उससे फिर आपके मार्क्स बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा आदत डालिए कि करंट अफेयर्स के थोड़ा हम नोट्स बनाने शुरू कर दें, राइट। ये है। अच्छा, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मंथ रिवीजन, ये तो बहुत जरूरी चीज है। नोट्स का मतलब नोट्स ही होता है ना। कोई अगर 10 पेज का टॉपिक है, उसको आपने 8 पेज में कर लिया तो नोट्स नहीं कहलाएगा। नोट्स का मतलब है कि 10 पेज को आप हार्डली 2 पेज में कन्वर्ट कर लो, ताकि लास्ट मोमेंट में फटाफट देखा और रिवाइज करके आगे निकल गए। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और लास्ट में वही आपके काम आएंगे, ठीक है, जब आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। मंथली एंड वीकली रिवीजन आर कंपलसरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा, रिवाइज करते रहिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, रिवीजन डे रखिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है कि इस बार भी रह गया, मेहनत तो मैंने बहुत की थी, बट शायद मेरे लक में ही नहीं थी ये चीज, इसको आप भूल जाएंगे, ठीक है। मैं लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकला करते, जिसकी स्ट्रेटेजी बेटर होती है, ठीक है, एग्जाम वही क्वालिफाई करता है।
हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। बाबर जब आया था तो उसकी आर्मी बहुत छोटी थी, ठीक है, सामने राजपूतों की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर ने अच्छी टेक्निक का यूज किया और अपने से कई गुना बड़ी सेना को हरा दिया बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी पे वर्क करिए, उसमें अगर 2 4 6 दिन भी लगते हैं ना तो कोई बात नहीं, लगने दीजिए। एक बार अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो और फिर उसके बाद चलना शुरू करो। विदाउट स्ट्रेटेजी आप लाइफ में भी कोई काम करेंगे तो सक्सेस थोड़ी ना मिलेगी। तो डियर, सिर्फ पढ़ो मत, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, स्ट्रेटेजी पे काम करते रहो। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो करो। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होके चलो, सिर्फ किताबों को, सिलेबस को ख़त्म करने के पीछे मत भागो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं बहुत स्ट्रांगली, मेरा बिलीव है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो लास्ट में ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।